हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंजन वाल्व। तो आइए जानते हैं इंजन वाल्व क्या होता है। तो पहले वाल्व क्या चीज़ है ये समझते हैं। तो जो वाल्व होता है किसी मार्ग या किसी रास्ते को खोलने अथवा बंद करने के लिए जिस भी युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसको हम वाल्व कहते हैं या गेट कह सकते हैं या हम दरवाज़ा कह सकते हैं। तो वाल्व ये होता है। तो आइए जानते हैं कि इंजन वाल्व क्या होता है। इंजन वाल्व तो आप सभी ने अब तक यह जान चुके हैं कि इंटरनल कंबशन इंजन में दो तरह के पैसेज या पोर्ट होते हैं। एक होता है इनलेट पोर्ट या पैसेज और दूसरा होता है एग्जॉस्ट पोर्ट या पैसेज। हम जानते हैं कि इनलेट पोर्ट में पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी सक्शन स्ट्रोक पर जाती है तो जो शुद्ध हवा है या जो चार्ज है वो सिलेंडर के अंदर प्रवेश करती है। और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पिस्टन जब बीडीसी से टीडीसी आती है तो जो जली हुई गैसें हैं वो एग्जॉस्ट पोर्ट या एग्जॉस्ट पैसेज के माध्यम से सिलेंडर से बाहर निकलती है। तो हमारा जो इंटरनल कंबशन इंजन है इन दोनों पैसेजेस को समय पर खोलने और बंद करने के लिए दो वाल्व का प्रयोग करते हैं। तो जो इनलेट पोर्ट पर या इनलेट पैसेज पर जो वाल्व लगता है उसको हम इनलेट वाल्व कहेंगे। और जो एग्जॉस्ट पोर्ट या एग्जॉस्ट पैसेज के पास में जो वाल्व लगता है एग्जॉस्ट पैसेज को खोलने और बंद करने के लिए उसको हम एग्जॉस्ट वाल्व कहेंगे। किसी भी इंटरनल कंबशन इंजन में जो जो वाल्व होते हैं उनको काम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो इंजन का जो तापमान होता है वही 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास किसी इंजन के अंदर जब दहन क्रिया होती है तो इंजन सिलेंडर का जो तापमान है वो लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो ये जो इनलेट वाल्व होते हैं और जो आउटलेट वाल्व या एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं ये समय पर खुलते हैं और बंद होते हैं। तो कुछ ही देर के लिए अपनी सीट से, मतलब जब ये वाल्व बंद रहते हैं तो अपनी सीट पर बैठे हुए होते हैं। तो कुछ ही देर वह बैठे होते हैं, बाकी वह सक्शन स्ट्रोक पर खुलेंगे और कंप्रेशन स्ट्रोक और पावर स्ट्रोक पर वह बंद होते हैं। तो जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक पर खुलेगा और सक्शन, कंप्रेशन और पावर स्ट्रोक पर वह बंद होगा। तो इस तरह से वह कुछ देर के लिए अपनी सीट पर बैठे होते हैं और यहाँ का जो टेम्परेचर है वह 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सीधा सीधा यहाँ का जो ताप है वह 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वो ताप का प्रभाव इस वाल्व पर पड़ता है। तो ये जो वाल्व है अपना अपने पर आया हुआ जो ताप है, जो टेम्परेचर है, उसको अन्यत्र ट्रांसफर करने के लिए उसको वक्त नहीं मिलता। तो जितने देर वह वाल्व जो है अपनी सीट पर बंद होता है उतने देर ही अपना जो ताप है उसको अपने सीट को, जब वाल्व बंद होता है तो सीट को वह ट्रांसफर करके सिलेंडर हेड अथवा ब्लॉक में वह अपना जो हीट है, जो तापमान है, उसको ट्रांसफर करता है। इसमें जो इनलेट वाल्व है और जो एग्जॉस्ट वाल्व है इन दोनों को जब बनाया जाता है तो मटेरियल पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जो इनलेट वाल्व है वो फ्रेश चार्ज सिलेंडर में एंटर कराएगा। तो फ्रेश चार्ज एंटर कराएगा तो फ्रेश चार्ज जो है, वायुमंडलीय जो ताप है वह कम होता है। तो वह इनलेट वाल्व के स्टेम, फेस, इन सब को स्पर्श करता हुआ, छूता हुआ वह सिलेंडर में प्रवेश करता है। तो जो भी सिलेंडर की जो गर्मी है उस गर्मी से जो वाल्व जो है वो गर्म हुआ है उसको वह कुछ हद तक, जो फ्रेश चार्ज है उसको वह उस ताप को कम करने का प्रयास करता है।
लेकिन जो एग्जॉस्ट वाल्व है वह जली हुई गैसों को, गर्म गैसों को सिलेंडर से बाहर निकालता है। तो इसका जो फेस है यह तो गर्म है ही, जब वह जली हुई गैसें बाहर निकलती हैं सिलेंडर से तो फेस के साथ में हेड, फेस और स्टेम को भी वह गर्म करती हुई बाहर निकलती हैं। तो जो एग्जॉस्ट वाल्व है इनलेट वाल्व की अपेक्षा अधिक गर्मी को बर्दाश्त करता है। तो इसलिए इसको जब बनाया जाता है तो विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इस तरह से जो ऑटोमोबाइल में जो वाल्व जो होते हैं, प्रयोग किए जाने वाल्व होते हैं, वो कई तरह के होते हैं। तो आइए देखते हैं कितने प्रकार के वाल्व होते हैं, वाल्व के कौन कौन से प्रकार हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वाल्व। ऑटोमोबाइल में जो वाल्व का जो वर्गीकरण है उस पर चर्चा करते हैं। कितने वर्गों में वाल्वों को बांटा गया है। तो सबसे पहले हम रोटरी वाल्व पर चर्चा करते हैं। ये रोटरी वाल्व कैसे होता है, किस तरह का बना होता है, कैसे ये काम करता है, पहले इस पर बात करते हैं। तो रोटरी वाल्व में इस तरह का एक शाफ्ट होता है। इस शाफ्ट पर हम दो स्थानों पर होल करते हैं। एक इसके ऊपरी हिस्से पर एक होल कर दिए और इसके बगल में एक होल कर दिए। इन दोनों का जो होल है वह एक दूसरे से एल आकृति पर मिलता है। एक होल यहाँ पर है और एक होल यहाँ पर है। तो दोनों होल जो है वह एल आकृति में, यहाँ से अगर इंटर होगा तो इस होल से बाहर होगा, या इस होल से अगर इंटर होता है तो इस होल से वो बाहर होगा। इस तरह से वो बड़ा होता है। अगर ऐसे समझें तो जो होल है, मान लिया जाए इस एरिया पे हमने होल किया और दूसरा इस एरिया पर होल किया, तो ये दोनों इस तरह से एल आकृति पर मिलेंगे। तो अगर इसको हम सामने से देखें तो शाफ्ट के ऊपरी हिस्से पर हमने एक होल किया हुआ है और शाफ्ट के साइड में हमने एक होल किया हुआ है। इस शाफ्ट को हमने ड्रिल होल से एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ है। तो ये शाफ्ट जो है, एक होल यहाँ पे था, एक होल यहाँ पे था, दोनों को इस तरह से मिलाया गया है। ठीक है। तो रोटरी वाल्व में इस तरह से एक खोखला एक शाफ्ट होता है, एल आकार का, उसमें सुराख होते हैं। जो दोनों सुराख जो हैं एक ही रास्ते होते हैं। दो सुराख को हमने आपस में मिला दिया तो वो एल आकृति का सुराख बन जाता है। तो जैसा कि सामान्य जो इंजनों में हमने देखा हुआ है कि पिस्टन के ऊपर जो कंबस्शन चेंबर होता है और उस कंबस्शन चेंबर को सिलेंडर हेड का जो निचला हिस्सा है वो होता है और वहाँ पे इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं। तो यहाँ पर जो सिलेंडर हेड है उसमें ये जो इनलेट और जो एग्जॉस्ट पोर्ट है वो कुछ इस तरह से बने हुए हैं। ये इनलेट पोर्ट है, यहाँ से जो चार्ज है या शुद्ध हवा है सिलेंडर में इंटर करेगा, और ये जो एग्जॉस्ट पोर्ट है यहाँ से जो जली हुई जो गैसें हैं वो बाहर निकलेगा। और ये जो है वो कंबस्शन चेंबर से, ये वाला जो पोर्ट है, ये सेक्शन है, ये कंबस्शन चेंबर से जा करके मिलता है। तो अभी जो स्थिति है, अभी ये जो कंबस्शन चेंबर का ये जो काला वाला जो हिस्सा है ये क्लोज सेक्शन है, ब्लाइंड सेक्शन है। मतलब अभी क्या है, कंबस्शन चेंबर जो है वो बंद है। ये जो पोर्ट है, इनलेट पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट, ये अपने टाइम के हिसाब से खुलेंगे और बंद होंगे। जैसा कि ये जो शाफ्ट है
ये रोटेट करेगा, नाम से स्पष्ट है, रोटरी, रोटरी घूमना। ये जो है इन्हीं पोर्टों के बीच में इस तरह से इसको फिक्स किया गया है और इसको रोटेट किया जाता है। इंजन के वाल्व टाइमिंग के अनुसार इस शाफ्ट को रोटेट किया जाता है। तो ये जो होल हैं इन इनलेट पैसेज और कंबशन चैम्बर से जब आकर के आपस में मिलेंगे, मान लिया जाए ये इनलेट पोजीशन में, तो इस पोजीशन पर जो रोटरी वाल्व है उसका जो एक पोर्ट है वो इनलेट वाल्व से मैच करता है और जो दूसरा पोर्ट है वो कंबशन चैम्बर से मैच करता है। इस समय जो नीचे जो पिस्टन होगा वह टीडीसी से बीडीसी की ओर सक्शन स्ट्रोक में इनलेट पोर्ट या पैसेज के माध्यम से जो चार्ज है या जो शुद्ध जो हवा है वो सिलेंडर में भरेगा सक्शन स्ट्रोक में। और थोड़ी देर बाद सक्शन स्ट्रोक हमारा कंप्लीट हो जाता है तो जो रोटरी वाल्व है वो घूम करके रोटेट हो करके कंबशन चैम्बर को अपने ब्लाइंड सेक्शन से, ये जो सेक्शन है ये ब्लाइंड सेक्शन से कंबशन चैम्बर को बंद कर देता है और कंबशन चैम्बर जो है हमारा लॉक हो जाता है। तो जो चार्ज आई हुई थी उसको कंबशन चैम्बर में दबाया जाता है और उसके बाद पावर स्ट्रोक आता है। तो कंबशन चैम्बर में कंप्रेशन स्ट्रोक और पावर स्ट्रोक के दौरान कंबशन चैम्बर को सील करने के लिए ये जो ब्लाइंड सेक्शन है ये उसको सील किया हुआ रहता है। और जैसे ही एग्जॉस्ट स्ट्रोक आता है थोड़ी देर बाद ये जो पोजीशन है वो घूम करके एक समय ऐसा आता है कि ये एग्जॉस्ट पोर्ट और कंबशन चैम्बर ये दोनों के जो पोर्ट हैं ये आपस में मिल जाते हैं। कुछ इस तरह से। तो देखिए इस समय जो एग्जॉस्ट पोर्ट है और जो कंबशन चैम्बर है इन दोनों के जो पैसेजेस हैं वो आपस में मिल गए हैं। इस समय जो हमारा जो स्ट्रोक है एग्जॉस्ट स्ट्रोक है और जो जली हुई जो गैसें हैं वह इस तरह से एग्जॉस्ट पोर्ट के माध्यम से अपना इंजन सिलेंडर कंबशन चैम्बर से होता हुआ एग्जॉस्ट पोर्ट के माध्यम से वो वायुमंडल में विस्तृत कर दी जाएगी। आगे एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ है। तो इस तरह से ये जो रोटरी वाल्व है ये काम करते थे। तो यहाँ पर रोटरी वाल्व और पोर्टों के बीच में जो क्लियरेंस है वो बहुत कम रखा जाता था, स्लाइडिंग वहाँ पे फिट किया जाता था। इस वाल्व का प्रयोग से जो इंजन में जो साउंड है वो नहीं के बराबर होती थी। पर इसमें ये दोष आने लगा कि पोर्ट और वाल्वों के बीच क्लियरेंस बढ़ जाता था क्योंकि ये घर्षण यहाँ पे अधिक होता था। दोनों पोर्ट और जो वाल्व हैं एक दूसरे को रगड़ करके स्लाइड करके चलते थे। तो इसमें अधिक क्लियरेंस आ जाने पर इसमें लीकेज हो जाता था। तो ये क्या है कि बहुत इंजन के लिए दोष है कि यहाँ पे कंबशन लीकेज हो जाए तो फिर इंजन में क्या है कि वो अपनी दक्षता पर काम नहीं कर सकता था, वह ठीक से स्टार्ट नहीं हो सकता था, ठीक से कार्य नहीं कर सकता है। तो रोटरी वाल्व इस तरह के होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि रोटरी वाल्व में जो मैंने अभी बताया कि यहाँ पे क्लियरेंस बढ़ जाता था और इंजन जो है वो कार्य नहीं कर पाता था। तो इसी कारणवश इस प्रकार के जो वाल्व होते हैं आजकल इसको उपयोग में नहीं लाया जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा है हमारा स्लीव वाल्व। तो स्लीव वाल्व जो है वो इंजन पर, जैसे कि टू स्ट्रोक इंजन के सिलेंडरों में पोर्ट्स बने होते हैं, जैसे स्लीव वाल्व कुछ इस तरह के होते हैं। जैसे कि टू स्ट्रोक इंजन में हमने देखा था कि टू स्ट्रोक इंजन में जो उसके सिलेंडर हैं उसमें इनलेट पोर्ट हुआ करते थे सिलेंडर में। तो टू स्ट्रोक इंजन में हमने देखा था कि उसके जो पोर्ट हैं वहाँ पे इनलेट पोर्ट होता था, सॉरी सिलेंडर की दीवारों पर ही इनलेट पोर्ट होता था, एग्जॉस्ट पोर्ट होता था। और ये जो पोर्ट होते थे
वो पिस्टन की दीवारों से ही, पिस्टन जब अपने स्ट्रोक ऊपर नीचे चल करके पूरे करता था, टीडीसी से बीडीसी जब चलता था, तो सिलेंडर के ये जो पोर्ट होते थे सिलेंडर पे बने हुए, ये पिस्टन के दीवारों से ही बंद होते थे, खुलते थे। इस तरह से उसमें वाल्व लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, पिस्टन ही है जो वाल्व का कार्य कर लेता था। तो जो स्लीव वाल्व है, स्लीव वाल्व में क्या होता है कि ये एक तरह का सिलेंडर है, ये मेन सिलेंडर है ये वाला जो है, और इस सिलेंडर पर इनलेट पोर्ट इस तरफ लगे हुए हैं, निचले हिस्से पर ये इनलेट पोर्ट है, यहाँ से चार्ज जो है सिलेंडर में इंटर करेगा, और ऊपर दोनों तरफ एग्जॉस्ट पोर्ट इस तरफ है और एग्जॉस्ट पोर्ट इस तरफ भी है। यहाँ से सिलेंडर से जो जली हुई गैसें हैं वो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर, इस सिलेंडर के अंदर हूबहू सिलेंडर के आकार का ही खोखला इसी सिलेंडर से सटा हुआ एक और खोखला एक पाइप है, जो पिस्टन के साथ ही ऊपर नीचे स्लाइड करता है स्लीव की तरह। स्लीव का मतलब है एक खोखली पाइप का ट्यूब, एक खोखली पाइप की जो ट्यूब है वो ऊपर से खोखला है, नीचे से खोखला है। ठीक है, और उस पर भी इस तरह से ये एक सुराख ये है, एक सुराख ये है, एक सुराख ये है और एक सुराख ये है। तो इस तरह से पिस्टन जब ऊपर नीचे चलता है तो पिस्टन के साथ ही ये जो स्लीव है ये थोड़े थोड़े ऊपर और नीचे चलते हैं। तो अपने टाइमिंग के हिसाब से ये जो स्लीव के जो होल हैं, यहाँ पर एक होल है, यहाँ पर एक होल है, वो एग्जॉस्ट होल से एक समय पर एग्जॉस्ट स्ट्रोक जब आएगा तो एग्जॉस्ट होल से, एग्जॉस्ट पैसेज से ये आपस में मैच करेगा और जली हुई गैसों को इस तरफ से बाहर निकालेगा और इस तरफ से बाहर निकालेगा। फिर थोड़ी देर बाद में ये एग्जॉस्ट पोर्ट है वो बंद हो जाएगा, फिर ये इनलेट पोर्ट के जो होल्स हैं ये आपस में मैच करेंगे, पिस्टन जो है वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से जो इनलेट पोर्ट है वहाँ से जो चार्ज है वो सिलेंडर के अंदर प्रवेश करेगा, और इस तरह से ये पिस्टन के ही जो चाल होते हैं ऊपर नीचे चलने वाले, उसी चाल से थोड़ा सा, उसी चाल के साथ ही साथ ये जो स्लीव है वो भी इसी सिलेंडर से ऊपर नीचे पिस्टन के साथ ही इस सिलेंडर से घर्षण करके स्लाइड करते हैं, ऊपर नीचे चलते रहते हैं। तो इस वाल्व से भी, इसमें क्या होता था कि घर्षण बहुत ज़्यादा होता था और इस कारण से भी यहाँ पे क्लियरेंस बढ़ जाता था, इसमें मेंटेनेंस चार्ज बहुत होता था, इसलिए इसका खर्च भी अधिक आ जाता था। अतः आजकल इस तरह के जो वाल्व होते हैं ये भी प्रयोग नहीं किए जाते हैं। तो स्लीव वाल्व कुछ इस तरह का होता है। तो आगे है रीड वाल्व। तो रीड वाल्व का जो प्रयोग है, टू स्ट्रोक इंजनों में वैसे तो वाल्व की आवश्यकता नहीं होती, उनमें पोर्ट्स बने होते हैं, लेकिन जो उनके जो पोर्ट्स होते हैं इनलेट और आउटलेट पोर्ट्स पर इस तरह के रीड वाल्व प्रयोग भी किए जा सकते हैं। और जो एयर कंप्रेशर जो होता है, हवा को कंप्रेस करने के लिए एक युक्ति हम प्रयोग करते हैं, एयर कंप्रेशर, जिसकी जो बनावट होती है वो इंजन के ही समान होती है। तो उसमें जो वाल्व जो होते हैं इनलेट पोर्ट और आउटलेट पोर्ट को खोलने और बंद करने के लिए अलग से वाल्व मैकेनिज्म लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वहाँ पर इस तरह के रीड वाल्व प्रयोग किए जा सकते हैं। एयर कंप्रेशर में तो इस तरह के जो रीड वाल्व हैं वो प्रयोग किए जाते हैं अनिवार्य रूप से, वाल्वों को खोलने और बंद करने के लिए अलग से किसी वाल्व मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं होती। ये सेल्फ सक्शन और कंप्रेशन के अनुसार खुलते रहते हैं और बंद होते रहते हैं। ये रीड वाल्व जो होते हैं एक तरह के नॉन रिटर्न वाल्व होते हैं, एक तरफ से जो मार्ग जो होता है खुलता है और वापस जो उसमें से जो पार किया गया जो एयर होता है वो वापस उसी रास्ते से नहीं आ सकता। तो चलिए कुछ इसके बारे में समझते हैं। इस तरह से एक मोटी लोहे की एक प्लेट है जिसमें हमने दो सुराख कर दिए हैं, आर पार एक छिद्र है, होल है। इस दोनों होल को एक इस तरफ से हम एक ब्लेड लगा करके, एक ब्लेड जैसे
एक शीट होती है, पतली शीट, उस शीट को, एक ब्लेड आकार की जो शीट है, उस होल को हम कवर करते हैं और यहाँ से रिवेट के माध्यम से उसको हम उसमें फिक्स कर देते हैं। और ठीक ऐसा ही शीट इस प्लेट के निचले हिस्से पर इस पोर्ट को, इस होल को बंद करने के लिए उसके नीचे हिस्से पर हम इस होल को कवर करते हैं। तो इस तरह से इसमें दोनों होल को, एक को हमने ऊपर से कवर किया हुआ है एक ब्लेड से, और दूसरे होल को हमने नीचे से कवर किया हुआ है वैसा ही एक ब्लेड से। तो इसको अगर हम यहाँ से अगर कट करें, तो जो शीट है उनके होल्स को हम इस तरह से कटिंग करेंगे, तो जो कटिंग सेक्शन जो बनेगा, तो ये होल है जो आर पार थे, और इस हिस्से को हमने सीधा सीधा दो टुकड़ों में काट दिया। तो एक टुकड़ा जो है उसको हम देखेंगे तो इस तरह से उसका व्यू हमें प्रदर्शित होगा। तो रीड वाल्व जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये वाला होल ये है और ये वाला होल जो है वो ये है। तो हमने जैसे पहले कहा था कि इस वाल्व के, इस शीट के ऊपरी हिस्से पर इस वाले होल को हम एक शीट से कवर करते हैं। इसको हमने यहाँ पे एक रिविट लगा करके एक यहाँ पे शीट लगा दिया, और जो दूसरा जो वाल्व है उसके निचले हिस्से पर एक शीट लगा दिया, एक ब्लेड नुमा, और उसको भी यहाँ पे रिविट लगा करके इसको हमने फिक्स कर दिया। ठीक है। तो एयर कंप्रेसर में कुछ इस तरह के रीड वाल्व प्रयोग किए जाते हैं। उसमें अलग से वाल्व मैकेनिज्म लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो उसमें इंजन की तरह ही सिलेंडर होता है, पिस्टन होता है, हेड होता है। तो पिस्टन जब नीचे जाता है, टीडीसी से बीडीसी जाएगा, तो सक्शन होगा, तो एयर क्लीनर से जो शुद्ध हवा है वो छन करके सिलेंडर में प्रवेश करेगा। तो यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट होगा, एक वैक्यूम पैदा होगा। तो उस वैक्यूम के प्रभाव से, तो यहाँ पे देखिए दो पोर्ट है, एक यहाँ पे है एक पोर्ट, एक यहाँ पे एक पोर्ट है, यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ है, यहाँ पर एक वाल्व लगा हुआ है। तो वैक्यूम का प्रभाव दोनों सुराखों पर पड़ेगा, तो दोनों ही सुराखों पर एक खिंचाव बल आएगा। तो होगा क्या, ये वाला वाल्व जो है ये तो इस सीट से और अच्छे से चिपक जाएगा, और दूसरा ये वाला जो वाल्व है यहाँ से दूसरा जो है, दूसरा वैक्यूम का प्रभाव इस वाले वाल्व पर पड़ेगा। तो ये वाला वाल्व जो है अपनी सीट से कुछ इस तरह से खुल जाएगा, अपनी सीट से हट जाएगा, नीचे आएगा। तो जो हवा है वो यहाँ से इंटर करेगा और इस सिलेंडर में भर जाएगा। और दूसरा, जब पिस्टन वापस उस चार्ज को कंप्रेस करेगा तो कंप्रेशन होगा, तो ये वाला वाल्व है अपने आप, क्योंकि ये लचीला है ब्लेड के तरह, ये वापस अपनी शीट को बंद कर देगा। और जब कंप्रेशन होगा तो जो हवा आई हुई थी सिलेंडर में उस पर एक प्रेशर पड़ेगा, तो उस प्रेशर का प्रभाव इस वाल्व पर भी पड़ेगा और इस वाल्व पर भी पड़ेगा। तो उस प्रेशर से ये वाला जो वाल्व है और अच्छे से अपनी शीट से कवर हो जाएगा, चिपक जाएगा। और दूसरा ये वाला जो प्रेशर है इस वाल्व को धक्का लगा करके इस वाल्व को बाहर फैला देगा, और यहाँ से हो करके वो आगे बढ़ जाएगा, आउटलेट। तो ये वाला जो था वो इनटेक था, ये वाला था जो आउटलेट है। तो इस तरफ जा करके वो किसी स्टोरेज टैंक में जो हवा है वो स्टोर होने लगेगी। तो वापस जैसे ही ये स्ट्रोक खत्म होगा, ये वाल्व जो है वो वापस अपने आप बंद हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो वाल्व होते हैं ये नॉन रिटर्न वाल्व कहलाते हैं। एक बार जो इस रास्ते से प्रवेश कर गया है वो वापस उसी रास्ते से नहीं आ सकता। ठीक है। तो यहाँ से जो हवा बाहर निकल गई है
वो वापस उसी रास्ते से नहीं आ सकती। ठीक है, तो रेड वाल्व कुछ इस तरह से काम करता है। टू स्ट्रोक इंजनों में जैसे कि हमने देखा था कि साइड में जो पोर्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे इस रेड वाल्व को उन पोर्ट्सों पर एक इनलेट पोर्ट होता है और एक एग्जॉस्ट पोर्ट होता है, तो वहाँ पर इस तरह के जो रेड वाल्व हैं वो प्रयोग किए जा सकते हैं पोर्ट सेक्शन पे। ठीक है, तो रेड वाल्व कुछ इस तरह का कार्य करता है। तो आगे है हमारा पपेट वाल्व। पपेट वाल्व आप सभी ने देखा होगा। इस तरह का जो वाल्व होता है वो बनावट में तो पपेट वाल्व कुछ इस तरह का होता है। पपेट वाल्व पॉप मतलब ऊपर नीचे जब ये अपनी सीट से खुलता है और बंद होता है तो ये कूदता हुआ उछलता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसको हम पपेट वाल्व कहते हैं। तो आइए इस पर बात करें। पपेट वाल्व जो है वो इस तरह से इंटरनल कम्बशन इंजन में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो इनटेक पोर्ट है और जो आउटलेट जो पोर्ट है, वहाँ पर इनटेक पोर्ट पर इनलेट वाल्व और जो आउटलेट पोर्ट है वहाँ पर आउटलेट वाल्व कहलाता है। दोनों के मटेरियल में भिन्नता होता है। तो पपेट वाल्व जो है आज के दौर में जितने भी इंजन जो बनाए जाते हैं, इन्हीं वाल्वों का प्रयोग किया जाता है। इस वाल्व में शोर बहुत होता है। इस वाल्व को खोलने और बंद करने के लिए बहुत सारे वाल्व मैकेनिज्म, रॉकर आर्म असेंबली, कैम शाफ्ट और पुश रॉड, टैपर्ड, रॉकर आर्म असेंबली, इस तरह के बहुत सारे वाल्व मैकेनिज्म की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से इन कल पुर्जों को चलाने में शोर बहुत होता था, यह शोर बहुत होता है। लेकिन फिर भी ये अन्य जितने भी प्रकार के जो वाल्व हैं उन सबसे यह श्रेष्ठ माना गया है। यह इंजन की जो इनलेट पोर्ट है और आउटलेट पोर्ट है इनको अच्छी तरह से सील कर लेता है और समय पर उसको खोलते हैं और बंद करते हैं, बड़ी आसानी से यह ऑपरेटिंग हो जाता है। इसलिए यह जो वाल्व है अधिक विश्वसनीय है। आज के ज़माने के सभी इंजनों में इस तरह के वाल्व, पपेट वाल्व ही प्रयोग किए जाते हैं। तो इस तरह के जो पपेट वाल्व होते हैं इसको सिलेंडर हेड के ऊपर ओवरहेड वाल्व व्यवस्था में या सिलेंडर ब्लॉक के साइड में साइड वाल्व व्यवस्था के अनुसार कैम शाफ्ट और रॉकर आर्म असेंबली के माध्यम से इस वाल्व को खोलते हैं और बंद करते हैं। इन वाल्वों को सिलेंडर हेड या ब्लॉक में फिक्स करने के लिए सीट के साथ में इसमें वाल्व स्प्रिंग और वाल्व गाइड, कैप, इन सब की सबको फिट करके इसको इसके शीट से व्यवस्थित किया जाता है, फिक्स किया जाता है। तो इस तरह से ये जो पपेट वाल्व है कैम शाफ्ट और रॉकर आर्म असेंबली के माध्यम से अपने टाइम पर जो इनलेट पोर्ट है और जो एग्जॉस्ट पोर्ट है उनको खोलते हैं और बंद करते हैं। तो पपेट वाल्व को नेक्स्ट टॉपिक लेकर के उसका जो वीडियो है उसको अच्छे से बनाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही।